हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में, जहां हम देखने वाले हैं एमएससी का क्वेश्चन पेपर इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसमें 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें हम पूरे 100 के 100 देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ़ एल इज़ अ रेगुलर कर्व देन द इंटीग्रल इक्वेशन फंक्शन दिस गेस आ रिलेशन। क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, द पॉइंटियर वाटर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इज गिवन बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय एफ जेड दिस एंड देन दीज एग्जिस्ट। तीसरे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। इन सब की अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में सॉल्यूशन कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसके साथ पूरी सॉल्विंग करके बताऊंगी इसकी किस तरह से सॉल्विंग का ये आंसर आया है। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय फंक्शन दिस देन इट्स सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, इफ़ एक्स एंड टी are real variables then the Hilbert kernel is defined by। फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द हिल्बर्ट फार्मूला इज गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 को। द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज फॉर्म एज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। द सॉल्यूशन ऑफ द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन इज फाउंड एज। एट्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। पुंडीर एंड पुंडीर बुक में ये इक्वेशन एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑब्टेन एज। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश पी इज इम्प्लाइज एल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश पी एंड दिस देन द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज ऑब्टेन एज। तो 10th का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए कि किस तरह सॉल्विंग हुई, किस तरह आता है, किस तरह किया है हमने, किस तरह सॉल्यूशन निकाले हैं, उसका ऑप्शन हमने करेक्ट किया है, इसके जानने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में डालना होगा कि प्लीज़ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूँगी आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ़ एल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश पी एंड दिस कर्नल देन पी इज ग्रेटर देन 0 देन द रिजॉल्वेंट ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज ऑब्टेन एज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज ऑब्टेन बाय। 12 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज ऑब्टेन एज। 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। और 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of the solution of the integral equation this is obtained as। 14 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑब्टेन एज। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑब्टेन एज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या है। इफ इंटीग्रल इक्वेशन दिस फॉलोज देन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 क्या है। इफ डेल्टा एक्स लिमिट a tending towards infinity sin ax upon pi x then integral minus infinity to infinity fx delta dash t dt is equal to। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन होगा सी। सी करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। इफ एफ ए एक्स इज इक्वल टू 1/पाई a upon x square plus a square then limit a tending towards infinity integral minus infinity to infinity fx f(at) dt is equal to। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है fx। तो वो 0 है f0। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इज 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है। द रिलेशन ऑफ डेल्टा डैश एक्स इज गिवन बाय। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 21 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। द फोरियर ट्रांसफॉर्म of delta t minus x is greater than equal 0 is equal to। तो 22 जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी। 23 देखते हैं। 23 क्या है। द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द साइन पी नॉट टी इज इक्वल टू। 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड टी आर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 25 पे। 25 क्या है। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। दिस इज फंक्शन इज इक्वल टू। मतलब इसको सॉल्व करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये क्या है। द इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज कॉल्ड। अब ये 27 है। इसे हम बता सकते हैं यहाँ पर देखो ये ऊपर वेरिएबल एक्स है
ये एक्स जो है वेरिएबल है हमारा, ये में वेरिएबल है मतलब वोल्टेरा है ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या वोल्टेरा, अगर यहाँ पर 1 है तो मतलब ये सेकेंड काइंड है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी वोल्टेरा इक्वेशन सेकेंड काइंड। किस तरह हमने पता कि ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, वजह से बता देते हैं। इसकी जो ये होती है यहाँ पे फाई एक्स होता है, अल्फा एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 से एक्स कर्नल एक्स कॉमा टी यू टी डी टी। इसमें अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो मतलब वो सेकंड काइंड का है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो वो फर्स्ट काइंड का है। अगर एफ एक्स की वैल्यू, ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन बन रहा है ये फंक्शन, अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 है तो होमोजीनियस हो जाएगा, तो होमोजीनियस। अगर कोई वैल्यू रखता है 0 के अलावा तो नॉन होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। अगर इंटीग्रल में वैल्यू जो है 0 to a या a to b, इस तरह से कोई वेरिएबल्स ना हो, कांस्टेंट होते हैं, तो उस टाइम पे फ्रेडहोम इंटीग्रल बनती है। अगर इंटीग्रल की इक्वेशन 0 to x कोई वेरिएबल है तो उसमें वोल्टेरा इक्वेशन बनती है। जो बेसिक था वो बता दिया आपको समझने के लिए। अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या है, इफ़ इंटीग्रल दिस देन, ये एक फॉर्मूला होता है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 ये फॉर्मूला है। जब इंटीग्रल में n है, इसका मतलब है n टाइम इंटीग्रल्स किया गया है, n टाइम्स इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सॉरी, 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ये भी पुंडीर एंड पुंडीर जो बुक है इंटीग्रल इक्वेशन में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उसमें ये क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल में। और जो 13 क्वेश्चन है, द फंक्शन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन देन लैम्डा इज, देखो ये फ्रेडहोम में कैसे, क्योंकि हमने देखी इसमें जो इंटीग्रल की वैल्यूज़ हैं ये 0 to 1 है, इसलिए ये फ्रेडहोम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है 2। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद द इनिशियल कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड द, तो देखो ये हमें क्या दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई, एक y पे दी गई, y डैश पे दी गई है एट 0 पे। तो ये क्या है, दो इनिशियल भी है, फाइनल कंडीशन दो दी गई है। अगर इनिशियल कंडीशन दोनों जगह दी जाती, जैसे y ऑफ x की वैल्यू देता, y ऑफ 0 की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं, y ऑफ 0 की वैल्यू दे और y ऑफ a की वैल्यू देता, इस तरह। लेकिन उन्होंने क्या दिया, दोनों दिया बाउंड्री, ये इनिशियल नहीं है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, वोल्टेरा बनेगी। तो वोल्टेरा वाला जो ऑप्शन है वो हमने ए और सी चूज़ कर लिए।
हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ रही है, 0। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ रही है तो वो सेकंड काइंड है, अगर 0 आ रही है तो फर्स्ट काइंड है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर होगा ए। इसमें हमारी वैल्यू जो है 1 आएगी, सेकंड काइंड बनाएगा। ऑप्शन नंबर चलते हैं 32 पे। 32 क्वेश्चन ही देख लेते हैं। द इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज द बाउंड्री कंडीशन देन कन्वर्टेड इनटू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे देखो जो वैल्यू दी गई हैं वो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। यू 0 पे दिया गया, यू एल पे दिया गया है, तो इस वजह से जो इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगी वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे दिया भी गया है, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं 33 पर। द इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज बाउंड्री कंडीशन देन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द इनिशियल इंटीग्रल इक्वेशन द बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो 34 का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। 35 का देखते हैं। 35 क्या है, द इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। क्वेश्चन नंबर 36, द इंटीग्रल इक्वेशन अफेक्ट दिस इज। जो 36 का क्वेश्चन है वो जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अकाची टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। 37 क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ही देखेंगे। इफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स दिस इज लेस देन क्यू, क्यू इज मैक्सिमम वैल्यू, इंटीग्रल एक्स की वैल्यू ए टू बी, देन कर्नल डज नॉट इक्वल टू 0, देन रिजॉल्व व्हेन कर्नल लेस देन पी, पी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल, एक्स की वैल्यू ए टू बी एंड टी की वैल्यू ए टू बी, द इंटीग्रल इक्वेशन इज फंक्शन दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा, ये हमारे सभी क्वेश्चन के ऑप्शन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा 37 का। 37 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, द इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय द रिजॉल्वेंट कर्नल विल बी। इस इंटीग्रल इक्वेशन का रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। द कर्नल ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय देन द रिजॉल्वेंट कर्नल इज। 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इफ कर्नल इज इक्वल टू -2 plus 3x minus t lambda is equal to 1, then there exists a auxiliary function phi x t, 1 such that। तो जो 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन हैं इनको एक बार अच्छे से देख लें और अब जानेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर टी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 क्या है, इफ़ के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू टी माइनस एक्स लैम्डा इज इक्वल टू 1, देयर एक्सिस्ट ऑक्सिलरी फंक्शन फाई एक्स टी कॉमा 1 सच दैट दिस इक्वेशन। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमें यहाँ चूज़ करना है, तो सॉल्व करेंगे और पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। और 42 पे चलते हैं। 42
42 क्या है? इफ़ इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फंक्शन देन द ऑब्टेन इट्स सॉल्यूशन द रिजॉल्वेंट कर्नल इज। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमारा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 43 पे चलते हैं। 43 क्या है? इफ़ इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इज ऑब्टेन इज सॉल्यूशन ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल इज। तो जो हमारा 43 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, साइन 1 माइनस एक्स टी माइनस एक्स। 44 देखते हैं क्वेश्चन। 44 का जो क्वेश्चन है वो हमारा द रिजॉल्विंग कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। द रिजॉल्विंग कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दिस इज। 45 करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। ये क्या है? द रिजॉल्विंग कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज। तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी। एक बार ऑप्शन नंबर डी को अच्छे से देख लें। ऑप्शन नंबर डी, हाँ अब ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? फॉर द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन इटरेटेड कर्नल इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,